अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है। हैरानगी की बात यह है कि यह दिन पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हकूक़ की हालत यह है कि हमारे यहाँ पे ना तो लोगों को इंसान समझा जाता है और ना ही हकूक़ दिए जाते हैं। जब टीवी पर यह खबर चल रही थी, टीवी खोला तो देखा कि तकरीर कौन कर रहा, मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। कहाँ इंसानी हकूक़, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस पर तकरीर कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली, वहाँ उनकी हुकूमत ज़रूर हाजिर जनाब करके खड़ी होती है। सोचा क्या तकरीर करेंगे आज, जब तजस्सुस हुआ तो देखने बैठ गया कि क्या कहेंगे इंसानी हकूक़ पर। देखा नौजवान बच्चों को आगे बिठाया, ये कह रहे थे कि तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। वो तो सच है, वाकई शहबाज शरीफ साहब, तारीख़ आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। गुज़िश्ता 2 सालों से इस मुल्क में कानून की अमलदारी और जमहूरियत के नाम पर क्या क्या हुआ, तारीख इसे हमेशा याद रखेगी। इंसानी हकूक़ तो इस मुल्क में वैसे ही नापैद हो गए हैं, इसलिए शायद छोटी सी आपकी तकरीर थी। खुद भी आपने सोचा होगा कि इतनी इंसानी हकूक़ गज़ब करने की लंबी दास्तानें, ज़ाहिर है इंसानी हकूक़ पर क्या बात हो सकती है। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली की गई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, इजहार राय पर पाबंदियां लगाई गई, सियासी मुखालफीन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया, एहतजाज के नाम पे लोगों की निजी जिंदगी मुतासिर की गई, कारोबारी जिंदगी तबाह हुए, कारोबार तबाह हुए, अवाम को सिविल और सियासी हकूक से महरूम किया गया, हीले बहाने से इंतखाबात मुलतवी किए गए, अवाम से वोट के हक को छीना गया, रियासत पर अवाम की बालादस्ती कमजोर हुई, जमहूरी निज़ाम को कमजोर किया गया, निज़ाम इंसाफ कमजोर हुआ। ये सब तारीख में जरूर याद रखा जाएगा। आज पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा। आज ISPR की एक प्रेस रिलीज आई, बड़ी अहम प्रेस रिलीज है, और 9 मई के हवाले से और जनरल फैज हमीद के जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से 4-5 मुख्तलिफ नुकात हैं जो उसमें अहम तरीन है। इस प्रेस रिलीज में जो चार्जेस उनके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है जनरल फैज हमीद को, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। अब जो इसमें अहम बात है, उसमें फील्ड कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। सिर्फ ये नहीं, उन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। यानी सिर्फ 9 मई के वाक़यात नहीं है, 9 मई से जुड़े दूसरे पुरतशद्दुद वाक़यात भी हैं जिसके ऊपर वो शामिल तफ्तीश हैं। इन पुरतशद्दुद वाक़यात में सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। समझ गए होंगे। मुझे तो इसमें तहरीक इंसाफ ही नजर आ रही है कि वो ये भी तफ्तीश की जा रही है कि उनका किरदार, ये दोनों आपस में इनका किरदार क्या है। देखिए 9 मई का जहां तक ताल्लुक है, ये मेरा जाती व्यू बड़े अरसे से देता आ रहा हूं। रियासतें ऐसे मामलात को जब तक क्लोजर तक ना लेकर जाए, उनका चलना मुश्किल है। आपने अमेरिका में देखा, कैपिटल हिल का वाकया हुआ, लेकिन और उसमें लोगों को सजाएं दी गई, ट्रांसपेरेंसी के साथ, शफाफियत के साथ। बिल्कुल इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और सजाएं होनी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा, शफाफियत के साथ, और किस कोई उंगली ना उस पर उठा सके। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया फवाद। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। अगर इजाजत दें मैं उनसे आगाज कर लेता हूं उस पर। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही है, क्या मैं ठीक समझाऊं कि 9 मई के अलावा भी कोई पुरतशद्दुद वाकयात हैं जिनकी जिसमें तफ्तीश हो रही है जनरल फैज से? देखें, बिल्कुल, अगर आप देखें जो ये नवंबर में हुए थे जब इनकी अपॉइंटमेंट थी चीफ ऑफ स्टाफ की, उस वक्त भी ये इसी तरह की बात थी। लेकिन देखिए कैसे इंपॉर्टेंट बात है, ही इज अ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, ही नोज कि अगर आप किसी पोलिटिकल पार्टी के बानी लीडर के साथ और उनके पोलिटिकल लीडर के साथ मिलकर आप उनको सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ आर्मी क्रिएट द सीनियर डिफिकल्टीज, शायद फौज में हो सकता है, देन ही शुड अंडरस्टूड द इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीनियर अपॉइंटमेंट, आपने सारा इतना अर्सा फौज में रहे, आपने अपने इख्तियार को नाजायज इस्तेमाल किया जो आपको टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम थी,
उसके बाद आप कॉन्टिन्यूसली, और ये रिलीज में ये भी बताया कि प्रूव है चीजें कि ये जो एक्शन कर रहे थे वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन से बानी की थी और उनको पोलिटिकल लीडर के साथ मिलके कर रहे हैं। ये देखें, इतने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ जो एलिगेशन लगते हैं, ये सारे पहले प्रूव हो चुके होते हैं। सर मैं चले, मुझे आप ये कह रहे हैं सारे पहले प्रूव हो चुके होते हैं? हाँ, ये अभी देखे ना, ये बात तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो कोई लिखा गया है पहले इनफ एविडेंस होगा, साबित हो चुका होगा, तभी इसको पेपर पे लाया गया है प्रेस रिलीज। इतने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ कभी ऐसे कोई ऐसी चीज नहीं लगाई जाती है। और इस रिलीज में भी जो रिलीज है उसमें लिखा हुआ है कि ये के प्रूफ हैं काफी हद तक कि वो बानी पीटी और उनके लीडर इनको इंस्ट्रक्शन ऑर्डर दे थे और ये उस पर अमल कर रहे थे, विच इज वेरी सीरियस। देखिए, फौज एक बहुत मुनज़्ज़म इदारा है, इट इज वेरी वेल डिसिप्लिन। फौज में अगर इंतशार डालेंगे आप, पाकिस्तान की सलामती और बका की इसमें स्टेक्स हैं। सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान की बात है, दहशतगर्दी मुल्क में हो रही है। फौज में अगर ऑर्डर देखें, ये इसीलिए कहते हैं कि कमांड फौज की जो है ना, ये एक कमांडर है, सिर्फ पूरी फौज में जो देखती है चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम नहीं, जो भी कमांडर होंगे, सुबह सलार होंगे, आप भी सीनियर पार्ट में रहे हों, डीजीआई भी रहे हों, कोर कमांडर भी रहे हों, डीसी भी रहे हों, नोइंग इम्प्लीकेशन अगर ऐसी बात करें, इट इज वेरी सीरियस। और दिस इज वेरी सीरियस, आई एग्री। बहुत देखिए, अब इसका मैंने इसीलिए कहा ना कि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर किया जाए तो आई एम श्योर इसके आप प्रूफ सामने रखेंगे, लोगों के सामने आएंगे एंड पीपल विल बी एबल टू सी। लेकिन ये जो 9 मई के अलावा क्या इसके अलावा भी वाकयात हैं जिनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है? वो कौन से हैं ब्रिगेडियर साहब? बिल्कुल, देखें, ये जो नवंबर में जब चीफ आर्मी की अपॉइंटमेंट थी उस वक्त बड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी विद देम, उनको गाइड पे ऐसे ये होगा, ऐसे चीफ होगा, ऐसे प्रॉब्लम होगी, वो चीजें भी आई डोंट वांट टू नेम, वो भी इसमें शामिल थी। और हर मौका पर जो उनको ये इंस्ट्रक्शन देगा, और उनके साथ जो टीम थी, कुछ ब्रिगेडियर्स भी हैं, कर्नल जी उनके साथ थे, उन देखिए जब उन्होंने एविडेंस किए सब ने स्टेटमेंट दी होंगी। आई एम श्योर के इवन जनता हमीद ने भी कहा होगा, यस आई वाज डूइंग ऑल ऑन द बिहेस्ट ऑफ बानी पीटीए, या जो अंडरग्राउंड लीडर्स हैं वो भी मुझे कर रहे थे। और देखिए बात ये है सर, लेकिन बिहेस्ट ऑफ पीटीए जब आप कह रहे हैं, एट द बिहेस्ट ऑफ इमरान खान, बानी पीटीए जिसको आप कहते हैं, उनका नाम इमरान खान है, अगर आप ये कहेंगे तो इसको कहीं साबित भी करना पड़ेगा ना जनरल फैज को। और वो इसलिए क्योंकि बिहेस्ट जब आप कहते हैं जी, मासूम बच्चे तो जनरल फैज है नहीं, जनरल फैज DGISI जो कि पाकिस्तान की मतलब एक दो ही ऐसी पोजीशन है इनका नाम सुन के सारे एकदम परेशान हो जाते हैं कि DGISI एंड ही इज सेइंग जी मुझे, मैं एट द बेस्ट ऑफ, कुछ उनका अपना भी को होगा उसके अंदर। नहीं अपना तो उनका कोर्ट मार्शल क्यों हो रहा है मुझे बताइए, जब कह रहे हैं कि सबसे मल्टी जो इनके चार्जेस है ना, उनमें सबसे बड़ा चार्ज ये है कि रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ये एक बेसिक चार्ज, मेन चार्ज। सर लेकिन ये तो देखिए, ये आई कीप सेइंग दिस इज बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द इंडिविजुअल हु हैज लेफ्ट द इंस्टीट्यूशन। असल जो जिस बात पर सबसे ज्यादा फोकस आएगा इस प्रेस रिलीज में, वो आखिरी 2 नुकात हैं, 9 मई के और उसके अलावा के पुरतशद्दुद वाकयात और इनका मर्जाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ गठजोड़। दिस इज प्रोबेबली द मेन फोकस। बाकी तो आप एक अपने जनरल को सजा दे रहे हैं। तारीखी बात है कि एक साबिक DGISI को मेरी नजर से कभी नहीं गुजरा कि सजा हुई हो या उनका कोर्ट मार्शल हुआ। सो दिस इन इटसेल्फ इज अ बिग डेवलपमेंट, बट आई थिंक द फोकस विल कम ऑन दीज 2 इश्यूज। यस, काशिफ, बात यह है कि जब प्रेस रिलीज आया कि ये बियॉन्ड डाउट मीन्स कि ये प्रूफ हो गया होगा, और वो इनके साथ जो टीम थी और उसके बाद जनफैद ने खुद भी कहा होगा, एंड इसमें ये भी इसका मतलब है कि ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व, और जो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे मुल्क में इंतशार के लिए, मुसल्लह अफवाज के लिए, टू क्रिएट अ डिवाइड बिटवीन आर्म फोर्सेस एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड विद इन आर्मी के अंदर अगर कोई ऐसे इंतजार की बात थी, ये देखें ये बहुत सीरियस है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त बहुत सीरियस और ये आप टेररिस्ट एक्टिविटीज में कंट्रोल कर रही हैं। उसके बाद मुल्क के जो आपके हालात हैं, जो एक नैरेटिव एनिमी का फौज में अवाम में डिवाइड करो, ये ट्रोलिंग जो हो रही है वो भी यही हो रही है। और फिर जनरेशन वॉर में क्या होता है, यू फर्स्ट ब्रेक द विल ऑफ द नेशन टू फाइट, जो कि फिर जनरेशन वॉर में पहला एक इसका सेगमेंट है। ये उसके बड़ी खुदा का शुक्र है कि फौज ने मिलके और अवाम के साथ मिलकर इसको डिफीट किया, लेकिन इसमें इसकी वजह से ये भी अब अल्टीमेटली
बानी पीटी मेरी अपनी असेसमेंट, नॉट मैं टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी एल्स, और इनके साथ जो कुछ लोग पॉलिटिकल लीडर पीटी कि दे वर आल्सो इन्वॉल्व, और ये चीजें काफी हद तक प्रूव हो गई होंगी। बाकी अभी जो कोर्ट मार्शल होगा उसमें बहुत चीजें आएंगी और उनको देखिए इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, पूरा राइट होगा। जितने मर्जी सफाई के गवाह लिए हैं, डिफेंस का अपनी मर्जी का लॉयर सर, क्योंकि इसमें एक मकबूल सियासी जमात इस प्रेस रिलीज के मुताबिक मुलविस है या मुबैना तौर पर, जैसे आप कह रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वाकयात हैं और मिली भगत है। सियासी एलिमेंट्स होने की, सियासी जमात और इमरान खान साहब के होने की वजह से इसके प्रूफ बियॉन्ड डाउट होने चाहिए। ही सेड, शी सेड, ये आप जानते हैं कि ये, और क्योंकि ये व्हेनेवर इट कम्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी, उसमें वो ट्रांसपेरेंसी बड़ी मैटर करेगी। काशिफ उससे बात की है ना, देखें एक तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी मैटर करेगी, ही हैज अ रेमेडी। अगर यहाँ पर उनको कोई समझते में से नाइंसाफी हुई है, क्योंकि ऐसी मुझे नहीं उम्मीद थी ऐसी बोलोगी के खिलाफ, देन ही कैन गो टू हाई कोर्ट और वहां सारा ये एवरीथिंग विल गो देयर, दोबारा जाएगा एब्सोल्युटली। तो ये यहाँ तक नहीं रुकेगी, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को बीच में लाया जाएगा मिलिट्री कोर्ट? मैं तो अपनी इन्वॉल्व नॉट ओनली इमरान खान बल्कि उनके कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी आएंगे जो इसमें साथ ऑडियो वीडियो एविडेंस अवेलेबल होगी, ये सारी चीजों के बाद हो सकता और भी इंडिकेटर्स के अंदर हो। दैट इज माय परसेप्शन एज एन इंडिविजुअल। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और वो जो बता रहे थे इस प्रेस रिलीज के बारे में, फवाद साहब, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सॉ द प्रेस रिलीज? क्या मसला? नहीं, इसके दो हिस्से हैं ना। एक हिस्सा तो वो कह रहे हैं कि एक तो फौज और उनके दरमियान में है ना, जनरल फैज के दरमियान में, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और आपने ये किया वो किया। लेन देन का भी जो उन्होंने किया, बेसिकली वो जो हाउसिंग सोसाइटी का जो इशू है, कोई टॉप सिटी का ये मामला, वो कह रहे हैं जी उसके ऊपर हमने कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया है। दूसरा हिस्सा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो ये दो जो है वो बेसिकली पार्ट है। दूसरा जो हिस्सा है वो जिस तरह से आपने ब्रिगेडियर साहब से पूछा है कि जी वो पीटीआई से मुतल्लिक है या क्या है, जिस तरह आपकी परसेप्शन है, उन्होंने कहा जी पीटीआई से मुतल्लिक है। आपने खुद ही कह दिया कि उसमें एविडेंस जो आएगी वो देख लेंगे। और बड़ा क्रिटिकल होगा कि क्योंकि फवाद साहब ये सियासी जमात है, अमूमन सियासी जमात क्योंकि फॉलोअर्स होते हैं ना, सो आपको फिर ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत यकीनी बनानी पड़ेगी कि एविडेंस इनकॉन्ट्रोवर्टेबल हो। कोई नहीं, बाकी जो सारे केस चल रहे हैं उनमें कौन सी शफाफियत रही है? ये जो अभी सारे इमरान खान के ऊपर केसेस चले हैं या ये जो पीटीआई के ऊपर चले हैं, जाहिर है कि उनमें एविडेंस का जो स्टैंडर्ड, देखें ये इस वक्त जो इशू है ना वो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक मंजदहार में है। अब ये फैसला देखें मैं और आप तो नहीं कर सकते कि हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मज़ीद जो है वो उस गुमन घेरे में डालना है या हमने उसको नॉर्मलाइज करना है। पहला फैसला तो देखें आपने ये करना है, जो इक़्तिदार में लोग हैं वही करेंगे। मैं आप तो ज़रा नहीं कर सकते, हम तो छोटी पिछले एक साल में देखा क्या आपने? 2 साल देखिए ना, एक साल में खासकर 2 साल में ही देख लेना। 2 साल में क्या हुआ है? 2 साल में पाकिस्तान में तलखियां बढ़ी आपने। अब लेकिन इमरान खान को, हाँ, लेकिन एक जो अगर आप एक चीज देखें कि पिछले 1.5-2 साल में आपको क्या चीज एविडेंट नजर आई है, वो ये कि इमरान खान से बात नहीं हो सकती। इमरान खान वो जिधर हैं उधर ही रहेंगे। अमूमन इतने अरसे में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जा चुके होते हैं, लोगों के लीडर बाहर आ चुके होते हैं। यही प्रॉब्लम हो गया ना, आउट ऑफ सिलेबस आ गया ना। हाँ। असल में इशू ये है कि देखिए इमरान खान को गिराने के चक्कर में या माइनस करने के चक्कर में या उनकी पॉलिटिकल पोजीशन को ख़त्म करने के चक्कर में पीटीआई को ख़त्म किया गया। उसके पीटीआई को ख़त्म करने के लिए फिर पीपल्स पार्टी और नून ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स ही उनकी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद सेकेंडली आप देखें कि आपको जुडिशरी ख़त्म करनी पड़ी। आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट से आप शुरू हुए, फिर हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट आपने 26वीं तरमीम में वो भी ख़त्म कर दी। पाकिस्तान में सियासी, इंतज़ामी और अदालती इतना बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं है। आई एम श्योर कि जो लोग हुकूमत कर रहे होते हैं, या जब मैंने तो मुझे और आपको तो एडवांटेज है ना, बहुत सालों से हम देख रहे हैं हुकूमतों में, वहाँ पे यही बताया जाता है सर कमाल हो गया, हर चीज़ ठीक हो गई है। अब भी मेरे ख्याल में जो मौक़िफ़ होगा, आई एम गेसिंग, वो यही होगा कि देखिए जी इमरान खान की स्ट्रीट पावर तो हमने ख़त्म कर ली है, कोई इसकी हैसियत कोई नहीं रह गई, बंदे नहीं निकलते, कहते हैं जी अकेला रह गए हैं, लड़ रही है पार्टी। तो वोट ही है ना, वोट से हम कौन सा आए हैं? पहले भी वोट से नहीं आए, आगे भी देख लेंगे जब आएगी। फिलहाल तो तुनके रखो, अगों फिर आगे से देख लेंगे। इंसानी हकूक का आलमी दिन, इंसानी हकूक का आलमी दिन, वही यही चला है। अच्छा, लेकिन इसमें देखें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखें आप
अच्छा, मैं पीटीआई में भी यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म होने का भी पाकिस्तान को बड़ा नुकसान है। 3 पार्टी सिस्टम वाज अ गुड सिस्टम, गुड सिस्टम, एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम था ना, कोई नहीं। और उसका एडवांटेज क्या है, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, इनका एडवांटेज है मिलिटेंट नहीं है, इनके पास बंदूक नहीं है, ये फेडरेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, इनके सूबों में पावर हाउसेज हैं, बट दे आर पाकिस्तान की पार्टीज। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि आपने जब इमरान खान को नीचा दिखाने की कोशिश की और उस सिलसिले में पीटीआई खत्म की, अब पंजाब आपने मजहबी एक्सट्रीमिस्ट के हवाले कर दिया है। यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा इसमें रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट वो भी बंदूक वाले हैं। केपी और बलोचिस्तान आपने अल्ट्रा नेशनलिस्टों को दे दिए हैं, वो भी बंदूक वाले हैं। खैर केपी तो तहरीक इंसाफ के पास है, अगर उनके पास से निकला तो आप निकलेंगे, उनका अल्टरनेट जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो बंदूक वाले ही होंगे ना, जो आपके सामने जो वहां पे पीटीएम इज आल्सो, मेरा नहीं ख्याल बंदूक वाली पार्टी है। नहीं, वहां पे जो टीटीपी है 174 बंदा शहीद हो गया 1 महीने में, और जो इस वक्त वहां पे पॉलिटिकल फोर्स, मिलिटेंट फोर्स है, बट अल्टीमेटली दे विल बी पॉलिटिकल फोर्स। रीजन देखिए, मैं हूं या पीटीआई के लोग हैं, या इवन जो खैबर पख्तूनख्वा में भी जो पीटीआई के लोग हैं, देखिए वो बंदूक उठाने वाले नहीं है, वो तोपें लेके नहीं चढ़ सकते। बट द प्रॉब्लम है कि जब आप हम जैसे लोगों को पॉलिटिक्स से आउट कर देंगे, निकाल देंगे, फिर देखिए ये तो नहीं होना कि अपोजिशन नहीं होनी, फिर आपकी अपोजिशन आप जैसी होगी, बंदूक वाली होगी। फिर आप, मेरा ख्याल है अपोजिशन में वही होगा जो फिर वो बर्दाश्त कर सके, जो मुकाबला कर सके, मुकाबला वही बर्दाश्त कर सके, सख्ती बर्दाश्त कर सकेगा, फिर वो सख्त होगा। क्योंकि पॉलिटिक्स, देखिए मैं तो पॉलिटिशियन हूं, मुझे तो स्पेस मिलेगी तो मैं पॉलिटिक्स कर सकूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं कर सकेंगे। हम तो पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ सकते, बंदूकें तो नहीं उठा सकते, बट आप जब हमें एलिमिनेट कर देंगे तो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ अपोजिशन। अब नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक ये जो नैरेटिव है, ये जो बताया जाता है कि इकोनॉमी बड़ी बड़ी ठीक हो गई है, और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, मैक्रो और इकोनॉमी, वो मुझे किसी ने बताया, मैं बड़ा खुश था जब किसी ने कहा कि जी टोटल इन्फ्लेशन 4% पे आ गई, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा यार चलो शुक्र है महंगाई कम हुई। तो उन्होंने कहा जी महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ने की जो चीज पहले 20% की रफ्तार से बढ़ रही थी, जो 2 साल पहले जो उसकी कीमत थी, आज कीमत वही है, लेकिन वो 4% या 4.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। महंगाई इस रफ्तार से बढ़ेगी, दैट्स व्हाट इट इज। नहीं, और वो भी पिछले साल से, क्योंकि पिछले साल तो बहुत ही आग लग गई थी ना, 23% पे पहुंच गई थी, तो वो उन्होंने कहा 4% के ऊपर होगी। अब देखें पाकिस्तान के अंदर जो इशू है वो तो यही प्रिवेल कर रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो आप, बट डू यू थिंक दिस, इस प्रेस रिलीज को देखते हुए, आई अंडरस्टैंड देयर पोजीशन आल्सो, अगर तो उनके पास एविडेंसेस हैं, ये तो ज़ाहिर 9 मई और उसके अलावा भी पुरतशद्दुद वाक़यात की बात करें, मैं इसीलिए बार बार पूछ रहा था कि मई के अलावा कौन से वाक़यात हुए, आपको याद है कोई जिसमें तशद्दुद हुआ हो, बंदे गिरे हों, लाशें गिरे हों? Not that I know, मुझे तो नहीं याद इसका मतलब देयर आर सम इंसिडेंट्स जिसको इनके अलावा भी इन्वेस्टिगेट हुए हैं, और ये उसी पीरियड के हैं जिस पीरियड में, लेकिन जिस तरफ आपने शुरू में बात की कि ये एक फौज का इंटरनल मामला है, वो जाने, वो जैसे वो मुनासिब समझे आगे चले। बट प्रॉब्लम सिर्फ हमारा, तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि क्या, लेकिन इसके बाद आपको लगता है कि स्पेस मजीद सख्ती आएगी? अब तो मिलिट्री कोर्ट में केस जाएगा ना। देखिए अभी हमें नहीं ना पता कि इसमें जो पीटीआई है, इमरान खान को जो मुलव्वस करना है, वो अगर किया गया तो जाहिर है कि पीटीआई की मजीद स्क्वीज होगी, और जाहिर है कि पॉलिटिक्स में मजीद वॉलेटाइल होएगी। तो अब इससे ज़्यादा वॉलेटाइल करना चाह रहे हैं हम, जाहिर है हम क्या हो सकता है, फिर करना चाह रहे हैं तो हो जाएगी। अब उसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जो स्पेस है पॉलिटिक्स की, वो तो पहले ही नहीं है, अब इसके नतीजे में मजीद खत्म है। यू आर डूइंग पॉलिटिक्स, बहुत कम है, तक कर सकते हैं, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगी। अब उसमें आप देखिए कि मुझे समझ ये नहीं आ रही कि जो ये चैलेंजेस हैं हमारे इकोनॉमी के, जो चैलेंजेस हैं, जो पॉलिटिक्स के चैलेंजेस हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको मैनेजमेंट क्या इस वक्त। पहली बात तो ये है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और जो लोग हुकूमत में उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें फ़र्क है। वो समझते हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहा है। मेरी जो हम्बल ओपिनियन है, वो हम्बल ओपिनियन ये है कि नहीं, ये तो पाकिस्तान में अदालत में इस वक्त जो कॉन्फिडेंस है ज़ीरो हो चुका है, इंतज़ामी तौर के ऊपर कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो चुका है। वैसे भी फवाद साहब, ये ब्रेक में वापस आगे पॉलिटिक्स पे भी कॉन्फिडेंस ज़ीरो। सिम्त क्या होती है, डायरेक्शन होती क्या है, जहाँ लोग किसी चीज़ को देखकर पुरुमीद होते हैं,
कल मैं ये आपके चेयरमैन नायब साहब ये गुफ्तगू फरमाई उन्होंने तकरीर में कि लोग बाहर जा रहे हैं, 1.2 मिलियन 12 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर गए, और उनको परेशानी इस बात की थी वो पैसे पाकिस्तान से बाहर कैसे लेके गए। उनको परेशानी इस बात की होनी चाहिए थी वो पाकिस्तान से बाहर जा क्यों रहे हैं, क्या माहौल है। दैट्स व्हाट डायरेक्शन इज, दैट्स व्हाट होप इज। जी आप अमेरिका क्यों लोग जाते हैं, वो कहते हैं ना, एक जुमला इस्तेमाल होता है अमेरिका के बारे में, लैंड ऑफ ड्रीम्स, कि आप ख्वाब देख सकते हैं उस मुल्क में। होप है ना, हो सकता है वहां पे जाके एक टैक्सी ड्राइवर सारी उम्र टैक्सी चलाए और कुछ उसकी जिंदगी में ना बदले, बट एटलीस्ट ही कैन, वो एक उम्मीद होती है कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। दैट्स व्हाट होप इज इन अ कंट्री। मैं सिर्फ आखिरी बात ये आपसे बताऊं कि ये जो इजराइल की सक्सेस है ना आज, वो वहां पे आई कि जो अमेरिका जो है ना वहां पे पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, इजराइल कभी बाहर से लोग नहीं आते, उनके अपने ही लोग हैं। उनकी कामयाबी ये हुई कि उन्होंने 85 ऑनवर्ड जो है ना अपने जो टॉप ब्रेन्स थे उनको उन्होंने अपने मुल्क में रख लिया। उन्होंने कोशिश करके निज़ाम बनाया, स्टार्टअप्स लेके आए, चीज़ें लेके आए। सो 85 ऑनवर्ड उनकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल तब्दील हो गई, और कम्युनिकेशन में और ये जो आईटी है उसमें उन्होंने इतना बड़ा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था उसको रोक लिया और अपने लोगों के ऊपर ही वो आगे चले गए। पाकिस्तान के पास भी ये चांस था, इंडिया ने भी यही किया। इंडिया ने जाने दिया लोगों को, इंडिया ने बाहर भी जाने दिया, लेकिन उनकी अपना जो था, और फिर बड़े साल लग गए उनको फिर वापस लाके अब उन्होंने दोबारा इस चीज को किया। प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ पे जो लोगों को समझने की जरूरत है, जब आपका दिमाग बाहर जाता है, असल बात है, तो आपका दिमाग ही बाहर नहीं जा रहा, आइडियाज बाहर जा रहे हैं, वो सोच बाहर जा रही है, जो सोच मुल्क को चलाती है उसको आगे लेकर जाती है, उसको आप स्टार्टअप्स कहते हैं। दे टेक चांसेस, आइडियाज आते हैं, और वो किसको उठाते हैं, वो लोग कंपनियां किसको उठाती हैं, टॉप ब्रेन्स को उठाते हैं, और हम इसको समझ नहीं सक रहे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। फवाद साहब, सिविल नाफरमानी, मुझे 2014 याद आ गया। मुझे याद है इमरान खान साहब ने एक दिन कहा मैं कल ऐसा ऐलान करूंगा, फट्टे चक देंगे, सिविल नाफरमानी, विच वाज अ बिग फेलियर, बिकॉज लोगों को पहली चीज समझ ही नहीं है सिविल नाफरमानी है क्या, जो आप चाहते हैं, और वो कुछ मखसूस हालात में कामयाब हो सकती है। ये नहीं कि आप एंडलेसली लोग कहें कि हम बिजली के बगैर रहेंगे, हम बिल नहीं देंगे, हम। डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया? लेकिन ना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि टैक्टिक्स क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आपने ऑप्शन क्या छोड़े। जो 800-900 साल लगे हैं हमें, ये जो जमहूरियत जो हमने कायम की है, इसमें क्या हमने किया, हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इदारे क्रिएट किए। हमने फैसला किया कि वोट फैसला करेगा कि हुकूमत कौन करेगा। 8 तारीख को वोट हुई, 9 को वोट बदल दी। उसके बाद हमने फैसला किया कि जुडिशरी फैसला करेगी। अब आपके सामने एंटी टेररिज्म के जजेस के घर वालों के साथ जो कुछ हुआ, हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो हुआ, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट को आपने ख़त्म कर दिया, ईसीपी का हाल जो है वो आपके सामने है, स्पीकर ऑफिस का हाल आपके सामने है, चेयरमैन सेनेट ऑफिस का हाल आपके सामने है। द प्रॉब्लम इज कि जब आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सारे इदारे एक एक करके गिरा दिए, अब आप कह रहे हैं कि हम कमरे में लोगों को बंद कर दें, उसके बाद उसके दरवाजे भी बंद कर दें, खिड़की भी बंद कर दें, लोगों को सांस भी नहीं आ रहा। अब वो चीखे नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करें तो क्या करें? द प्रॉब्लम इज कि कोई ऑप्शन नहीं कोई ऑप्शन ही नहीं। अब इमरान खान ने, लेट्स से, मैंने तो आज कोशिश की है कि एक ऑप्शन बनाने की कि कोई कौमी हुकूमत की तरफ मैं आना चाहता हूँ उसके ऊपर, अगर आप इजाजत दें तो पहले ये इस पे आ जाए, क्योंकि मैं कौमी हुकूमत की बात डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन फैसल वाडा साहब भी कर रहे हैं, तो सडनली ये बात शुरू हो गई है। इस पे उस पे जाने से पहले ये जो आप बात करें ना सिविल नाफरमानी की, द आइडिया है, आप कहते हैं कि ऑप्शन कोई नहीं छोड़ा किसी, तो प्रोटेस्ट ही करेंगे ना, अग्रीड, बट प्रोटेस्ट आप ये करें, ये टैक्टिक्स सही नहीं है। हाँ, प्रोटेस्ट की एक फॉर्म्स होती है ना, ये फॉर्म वो नहीं है जो कामयाब हो सकती है। देखिए ये बात, जिस तरह 24 नवंबर एक कॉल दी गई, डू और डाई, लगता था कुछ कर, व्हेन यू लीव आफ्टर मेकिंग सच टॉल क्लेम्स, गोली चले गए यहां से, लेकिन सडनली अब आप एक कदम 2 कदम पीछे, बिहाइंड द 8 वॉल पॉलिटिकली। देखिए पॉलिटिकली का इशू नहीं है। देखिए पॉलिटिकली तो आपने असम्बलियां तोड़ी और इस परसेप्शन में तोड़ी कि पाकिस्तान का आइन है, उससे बाहर तो नहीं आप जा सकते, आप आइन से भी बाहर चले गए। आपने 24 की कॉल दी ये सोच के कि यार अपने लोगों पे गोलियां तो नहीं चला देगा, वहाँ गोलियां चला दी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया है कि कोई भी मॉरल कंपस, कोई लीगल कंपस कोई रह ही नहीं गया, तो उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो अजीबोगरीब शक्ल ले रहा है, अजीबोगरीब टर्न ले रहा है। अब ये 2 साल तो कितना टाइम नहीं होता कौमों के लिए।
अब ये जो सारे इवेंट्स पाकिस्तान में हुए हैं 2 साल में, ये तो 14-14 साल में होते हैं, जाके 10-10 साल में होते हैं, 8-8 साल में होते हैं, यहाँ तो 2 साल में ही हो गए। सो नाउ आई डोंट नो फ्रेंकली कि ये जो एक सिमरिंग हो रही है, जो उबाल है एक सोसाइटी में पूरा नीचे, इसकी कोई इशू ही नहीं है और ये सारा ख़त्म हो जाएगा, पानी डाल जाएगा और हम जो है वो सारे हंसी खुशी दोबारा रहने लगेंगे। देखिए ना, ये एक प्रॉब्लम है। सो आई डोंट नो कि इसको मजीद अगर बट हाउ आपने डू यू टेम्परेचर थिंक बढ़ाना पीपल रियलाइज दिस इज अ प्रॉब्लम? नो आई डोंट थिंक सो। उनको ये एहसास ही नहीं कि ये मसला है। नहीं। क्योंकि मैं कल परसों 2-3 दिन खुसूसन हुकूमत की बात देखो, फेस तो गवर्नमेंट है जिन्होंने बयानबाजी करी, देखें एक मौका मिला है तरीके इंसाफ, लेट से कमजोरी की पोजीशन से सही लेकिन मुज़ाकरात करने पर तैयार हुई है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। अमूमन जमहूरियतों में मसाइल हल करने की, जैसे आपने कहा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात होती है, हमारे मुल्क में नहीं। क्यों आपको लगता है कि वो कहते हैं कि जी इन्होंने 5 रुकनी कमेटी बनाई, 4-5 दिन हो गए उस कमेटी को बने, लेकिन अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया? इज इट क्योंकि करना ही नहीं राब्ता? देखिए इशू ये है ना कि अगर पीटीआई को मैं लेट से एडवाइस कर रहा हूं तो मैं तो उनसे ये कहूंगा कि आप हुकूमत से मुज़ाकरात ही ना करें। फिलहाल आप मुज़ाकरात करें जाके जेयूआई के साथ, आप बात करें जमात इस्लामी के साथ, जीडीए के साथ। पहले 5 लोग जो पार्टियां हैं, आप जब इकट्ठे होंगे उसके बाद फिर हुकूमत जो है उसको आप कहें कि जी बात करनी है तो आप आ जाए। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पार्लियामेंट, लेकिन देखिए जिस चीज पे आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं उन लोगों को, शायद सारी सियासी जमातें उस पर इकट्ठा ना होना चाहिए। नहीं, इस पे तो इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए इन सब जमातों का 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर मुतफ़िका मौक़िफ़ है। इन सब जमातों का जो ऑपरेशन है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, उसके ऊपर एक मौक़िफ़ है। इन तमाम जमातों का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर एक मौक़िफ़ है। लेकिन प्लान ऑफ एक्शन सबका अलग है। प्लान ऑफ एक्शन तो इकट्ठा होगा ना। तहरीक इंसाफ वांट्स टू टेक फिजिकल एक्शन कि हम नहीं, वो तो जेयूआई ने भी कल कहा है, लेकिन वो किसी और इशू पे, इस इशू पे नहीं आना चाहते। इशू के ऊपर, इशू पे तो अपनी अपनी पॉलिटिक्स तो होगी, लेकिन एक बड़ी पॉलिटिक्स तो आप तय करेंगे ना। जब आपने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक बड़ी पॉलिटिक्स के ऊपर आप इकट्ठे हो रहे थे ना, सवाल यह है कि ये अगर पहले अपना अलायंस क्रिएट करें और फिर जिस तरह टैक्टिक्स की जब आप बात कर रहे हैं, तो जब आप अपना अलायंस बना के गवर्नमेंट के साथ तरफ जाएंगे तो फिर आपकी पोजीशन और होगी। सो मेरे ख्याल में तो पीटी, और मैंने खान साहब को भी उस दिन ये कहा कि देखें बड़ी गलती तो की आपने 9 फरवरी को जब पीटीआई ने तहरीक नहीं चलाई, तो अब आपके पास अकेले तो तहरीक नहीं चला सकते। तो एंड ही एग्रीड विद मी कि बिल्कुल सही है, 9 फरवरी को बहुत बड़ा मौका जो है वो ज़ाया किया गया। अब इशू ये है कि ये इस वक्त 2 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना। प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं कि जिस तरह मैंने आपके प्रोग्राम में भी पहले भी कहा था कि हुकूमत से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा और इमरान खान और पीटीआई से इनकलाब नहीं मैनेज हो रहा, और पाकिस्तान दरमियान में जो है वो इसमें चक्कर में जो है वो पिस रहा है। अब इससे निकलने के लिए जो है आपको कोई एक दूसरे को स्पेस देने की कोई आइडियाज़ चाहिए, कोई चीज़ें चाहिए। और अभी मुझे, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि हुकूमत तो बिल्कुल सिंपल इस फार्मूले के ऊपर है कि जब तक आप अपनी स्ट्रीट पावर इकट्ठी नहीं कर लेते, आप लोग हमें चैलेंज प्रॉपर नहीं दे सकते। फिजिकल चैलेंज आप करें ना, पीटीए फिजिकल चैलेंज देना चाहती है, बाकी नहीं देना चाहते। देखिए हुकूमत भी फिजिकल चैलेंज के अलावा किसी चैलेंज को नहीं मानती। वो कहते हैं हमने कर लिया, तुम आके साढ़े को खो सकते हो तो खोलो। लेकिन हुकूमत का एक रोला भी है ना इस सारे में। हुकूमत का रोला ये है कि हुकूमत ये जानती है कि सियासी तौर पर दे बीन आउटप्लेड, खत्म हो गई ना सियासी तौर पे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को जगह देनी पड़ेगी ना उन्हें पीटीआई को सिर्फ जगह नहीं देनी पड़ेगी, अगर जगह देनी पड़ी तो उनको हुकूमत में जगह देनी पड़ेगी और शायद पूरी हुकूमत देनी पड़ेगी। उनका सबसे बड़ा खौफ यह है कि सियासत खत्म, और ये भी कि इनको उठा के जेल में डाल देंगे। तो दिस इज देयर प्रॉब्लम। जैसे कि यार हमने इनको खत्म करना है, हमने इनके साथ बात नहीं करनी, क्योंकि बात करने का मतलब ये है कि साड़ी लॉटरी भी गई, साड़ी हुकूमत भी गई और असी जेल भी गए। मुझे यही पता चला कि जब राना साहब मिले फजलुर रहमान साहब को, तो फजलुर रहमान साहब ने उनको कहा कि आप इमरान खान की रिलीज की करें और नए इलेक्शंस का भी सोचें। तो उन्होंने बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी अगर आप ये कह रहे हैं कि हम उनको रिलीज कर दें तो उसका मतलब है ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, और ये सिस्टम खत्म होकर इलेक्शन हो तो इसका मतलब है कि इमरान खान 2/3 से भी ज़्यादा जीत जाएगा। तो आप बताएं कि इमरान खान को तलवार दे दें कि हमें ज़िबा कर दें। तो फिर ये जो बात आप अपने सर्वाइवल की लड़ाई सबसे बड़ी बन गई, उन्होंने इसको सर्वाइवल की जो है वो लड़ाई है। अब देखें यही तो मैं कह रहा हूं कि पीटीआई को स्पेस देनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मुखालिफों को ये बताने के लिए Has Imran Khan learned this in jail?
देखें बात यह है कि इमरान खान में भी 2/3 से ज्यादा होंगे, पर देर आर अदर एंटिटीज इन दिस कंट्री हु नीड टू कोएग्जिस्ट। कोई शुबा नहीं है। अगर आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और दूसरी पार्टियां जो है जिस तरह से वो पीटीआई को अब चाहती हैं कि हम ज़िबा कर दें, पीटीआई भी ये कहे कि नहीं उन सबको फारग कर दें, तो देखें ये नहीं हो सकता। इसी वजह से आपका कौमी हुकूमत इसमें फिट करें। आप जरा व्हाट इज योर आइडिया ऑफ अ नेशनल? माई आइडिया ऑफ नेशनल गवर्नमेंट ओनली इज कि आप टेम्परेचर पहले नीचे लेके आएंगे। हाउ विल यू मेक अ नेशनल गवर्नमेंट? मैंने ये कहा है कि जी ये जो तीनों हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ और इमरान खान और बाकी फजल रहमान साहब वगैरह भी, इनसे 2-2 नाम ले लें नए वजीर आजम के। बट यू रियलाइज केयर टेकर के ऊपर किसी चीज पे ही एग्री नहीं करते। अगर आप अब कौन सा नाम पे एग्री कर जाएंगे ये बताएं। नहीं, ये नाम हो सकते हैं मेरी तरफ से। मेरे ख्याल में तो फजल रहमान साहब कुड बी अ गुड चॉइस। मेरे ख्याल में महमूद अजगज़ई कुड बी अ गुड चॉइस। एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल, मेरे ख्याल में मुस्तफा नवाज खोखर कुड बी अ गुड चॉइस। एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होगी। नहीं, बात ये है कि देखिए आप फरीकों की बात करें, आप 3 फरीकों की बात ना करें ना, आप सारे फरीकों की। एस्टैब्लिशमेंट भी तो दे देगी ना। एस्टैब्लिशमेंट फैसल वोडा साहब का नाम दे देगी और एस्टैब्लिशमेंट किसी का नाम दे देगी का काबिल कबूल हो, जो आप कह रहे हैं सबके लिए काबिल कबूल। मोहसिन नकवी साहब का नाम दे देगी। 2-2 नाम आएंगे तो देना, बड़े नाम है। आप इस वक्त नाम लेंगे तो वो फिर जो है वो ऑल आई एम सेइंग इज एक्सेप्टेबिलिटी का मसला। एक्सेप्टेबिलिटी वाले नाम भी मौजूद है। ऐसा तो नहीं है ना 25 करोड़ का मुल्क है, ये तो नहीं हो सकता एक्सेप्टेबिलिटी वाले नाम ही ना हो। एक्सेप्टेबिलिटी वाले नाम भी हो सकते हैं जब डिस्कशन तो शुरू हो। तो अपना नाम तो नहीं दे बैठे हो? नहीं, हम तो खैर किसी वो उसमें नहीं है ना, शुमार कतार में नहीं है, लेकिन उसमें है एक्सेप्टेबिलिटी वाले नाम भी होंगे डेफिनेटली। और उनको अगर जो है वो आ जाए, 1 साल के लिए आए और 9वें महीने में आप इलेक्शन प्रोसेस शुरू करें। बात तो फिर उठे आ गई ना जो राणा साहब ने जवाब दिया, जो मैं कह रहा हूँ यार 6 महीने 7 महीने या 10 महीने बाद भी जबा उन्होंने होना है और उनको पता उन्होंने होना है। रोस्टी होना ना उन्होंने इसके बाद। देखें इससे टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। देखें अगर आप ये कहते हैं इमरान खान नीचे आ जाता है, इमरान खान जेल से बाहर आए तो क्या होगा पाकिस्तान? इस वक्त तो जाहिर है कि टेम्परेचर बड़ा हाई है ना इस वक्त तो। और अगर इमरान खान बाहर आया तो इमरान खान रूल करेगा ना इन वे स्ट्रीट्स को। हाँ बिल्कुल, कोई तो उसको कौन बर्दाश्त करे? तो वो देखिए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसके लिए आपको टेम्परेचर ही नीचे लाना है ना। अभी आपका टेम्परेचर आपने इतना हाई रखा हुआ है कि उसमें आप इलेक्शन कराएंगे, इससे डरते हैं कि इमरान खान जो है वो 2/3 मेजोरिटी जीत जाएगा। आप एक एफर्ट ये करेंगे ना कि 1 साल में नून लीग पीपल्स पार्टी अब अपनी एफर्ट कर लेना। अब ये तो नहीं हो सकता कि तुसी कहो कि जी असी करना भी कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स भी हमारी कुछ नहीं रहनी है, कि हमने बस इसी तरह हमेशा ये हुकूमत करनी है। ये तो नहीं हो सकता। एस्टैब्लिशमेंट को भी तो देखे ना मसला पड़ा हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट को ये मसला पड़ा हुआ है कि नून लीग को, पीपल्स पार्टी को जो भी सहूलत हो सकती थी वो उन्होंने दी है। केस खत्म हो गए, इलेक्शन 27 सीटों के ऊपर सदर बना दिया, 18 सीटों पर वज़ीर आज़म बना दिया, गवर्नेंस में उन्होंने इनको बड़ी मदद की, जुडिशरी तक खत्म कर दी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब सिर्फ खुशामद तो काफ़ी नहीं है ना डिलीवरी करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की ये जो डो है, ये जो कपल है, ये जो एक ग्रुप है, जिस बुरी तरह ये फेल हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट भी कितनी देर इनका बोझ उठाएगी? एस्टैब्लिशमेंट ने भी वाडा साहब यही बातें कर रहे हैं ना। हाँ वो भी कर रहे हैं। क्या वाडा साहब को ये प्लान है जिसकी वजह से इस तरफ आए? और नाउ यू टॉकिंग अबाउट इट। देखिए हमें नहीं पता कि वाडा साहब, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट में मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो जो एस्टैब्लिशमेंट में कह लें या गवर्नमेंट में कह लें, मेरा ख्याल नहीं है कि अभी तो उनको कोई ज़रूरत भी है। वो तो समझते हैं कि जी यही निज़ाम चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे। ये तो देखिए ना, मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह आप बात कर रहे थे कि स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। नॉर्मलाइज करने के लिए आपको कुछ अर्सा एक ऐसी हुकूमत बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर सबका कंसेंसस। मैंने जो पिछले कुछ अरसे में देखा ना फवाद साहब, इट्स नॉट अबाउट नॉर्मलाइजिंग, इट्स अबाउट कंट्रोल एंड कंट्रोल द वे इट इज बीइंग डन राइट नाउ। जिस तरह अभी कंट्रोल है उसी को जारी रखना है। नॉर्मलाइज का मतलब होता है तो स्पेस दइए, उन्होंने दइए, उन्होंने दइए, वो नहीं देनी स्पेस। कंट्रोल नहीं है ना। देखें अगर तो आप स्मूथ कंट्रोल, ये होता है कि जब आप जबर से कंट्रोल है, पर है नहीं। प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम यह है कि आपकी कंट्रोल ये होता है कि आप मुल्क नॉर्मल नजर आ रहा हो दूसरों को भी, जो हुकूमत में है उनको ही नहीं, जो दूसरे भी हैं उनको भी अब आपने अभी बताया 12 लाख बंदा जो है वो पिछले साल पाकिस्तान, जो चेयरमैन नैब ने बताया कि वो छोड़ के चला गया। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी कोई करने को तैयार नहीं है। सिस्टम सारे का सारा बड़ा शेकी है। अब ये हुकूमत में बैठे लोग अगर जिद करेंगे नहीं कि यही सिस्टम जबरदस्त है, तो फिर तो देखिए हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। बट हमारी नज़र में, मेरी नज़र में, पाकिस्तान को टेम्परेचर नीचे ला के एक दूसरे को कुछ स्पेस देके नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। अदरवाइज पाकिस्तान में टेम्परेचर और हाई हो जाएगा
और ये जो सिमरिंग है ना, ये जो छोटा हल्का हल्की आग लगी हुई है, ये कब उबाल में चला जाए फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंस। फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते जो हालात जिस तरफ सियासत जाती है। सियासत को मैं हमेशा अक्सर बैठ के बात करते हैं, देन एनी ट्रिगर, एनीथिंग कैन ट्रिगर, कुछ ट्रिगर अच्छा, होगा। और ये लाइन इनविजिबल होती है, हाँ। ये लाइन इनविजिबल होती है। कोई पता नहीं कि छोटे किसी बड़े बड़े इवेंट जो है हजम हो जाए और छोटे इवेंट हजम ना हो। ये देखें, ये कोई बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये लाइन क्रॉस होगी ना तो फिर ये होगा। इट्स अनप्रिडिक्टेबल लाइन, इट्स इनविजिबल लाइन। ठीक, एक ब्रेक ले लूंगा इजाजत में। आप आखिर में ब्रेक के बाद ये भी पूछना चाहिए, हुकूमत के साथ करात के लिए जो आप जो तैयार हुए हैं तहरीक इंसाफ वाले, पहले क्यों नहीं बात कर लिए? एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ। और वेलकम बैक नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब मौजूद है। फवाद साहब, आखिर में ये जो मुज़ाकराती पहले कर लेते यार, ये कितने अरसे से कह रहे थे सियासतदानों से बातचीत करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। नहीं, सही बात है, लेकिन क्या लिमिटेड स्कोप नहीं है इसका? जो टर्म्स दिए, 2 टर्म्स नहीं, देखो ना, बाकी तो गवर्नमेंट आके दे देना। गवर्नमेंट अपनी कमेटी बनाए, वो कहेगी जी 2 टर्म्स आपने दे दिए, 3 हमारी हैं। तो बातचीत तो इस तरह ही शुरू होती है ना मेरे ख्याल में। तो देखें, और फिर इसमें देखें 4 लोग जो हैं वो कम से कम रीजनेबली गुड पॉलिटिशियंस हैं। उमर अयूब हैं, असद कैसर साहब हैं, और अपना अली अमीन गंडापुर हैं, और साहिबजादा साहब हैं, फजल करीम को। कम से कम ये है कि ये पॉलिटिशियन साहिबजादा हामिद रजा, फजल करीम के, हाँ सब उनके बेटे हैं। तो हमारा तो खैर बड़ा उनसे था फजल करीम साहब से, तो इसलिए तो वो हामिद रजा साहब जो हैं उन्होंने ये, अब ये लोग हैं मेरे ख्याल में, ये लोग अगर इसको पुल अप कर सके, और अभी मुझे लगता है कि देखें मेरी नजर में उनको मुझे नहीं लगता से बात नहीं होगी। चलिए अपोजिशन से तो बात करें ना, हाँ अपोजिशन से बात कर लें, अपोजिशन से बात करें और थोड़ी इसको अपने साथ एक, अगर जो आप बात करें ना डिफ्यूज करने का एक एजेंडा इसमें ऐड करने के लिए, हालात जरा टेम्परेचर नीचे लाते हैं, हुकूमत को भी एजेंडा दें, फिर हो सकता है बात हुकूमत भी करने में तैयार हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, 5 गुफ्तगू में से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।